हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 5 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पाठ्य पुस्तक के, उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, प्रतिरोधकता को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और चालकता के लिए हम लोग हाफ समेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और आपको पता है प्रतिरोधकता और हाफ समेशन में क्या संबंध होता है, तो ये ऑपोजिट होते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, रो इंटू हाफ समेशन बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगर यहीं पे सवाल होता प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता 2 बातों पर निर्भर करता है, एक तो पदार्थ पर और दूसरा ताप पर। इसी तरीके से हमारा चालकता भी इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं, इसलिए इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा और इसलिए ये किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड सवाल है कि एक तो हमारे पास चालक है जिसका प्रतिरोधकता रो 1 है और दूसरा है रो 2। कह रहा है इनको श्रेणी में जोड़ दिया है, तो जो तुल्य संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी। तो आपको पता है संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में R तुल्य इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अब इसमें रो 1 L1 A1 इस तरीके से आप लिखोगे ना, लंबाई सेम लोगे आप, ठीक है, समान आकार वाले तारों को। यहाँ देखिए दिया हुआ है समान आकार, तो लिखोगे रो 1 L अपॉन A प्लस रो 2 L अपॉन A। यहाँ से रो 1 और रो 2 इस तरीके से हो जाएगा, L अपॉन A कॉमन में आ जाएगा। देखिए तुल्य प्रतिरोधकता का काम ये करेगा, रो 1 प्लस रो 2, यानी बेसिकली जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को अपन सिंपल जोड़ देते हैं, उसी तरीके से प्रतिरोधकता भी सिंपल जुड़ जाता है यदि आकार सेम हो तो। देखिए आकार यदि अलग होता तो यहाँ L1 यहाँ A1 लिखते, L2 A2 लिखते, तो फिर कॉमन नहीं आ पाता। तो यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है समान आकार, इसलिए L और A समान हो गया, इसलिए सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। तो सेकंड का भी आंसर हो जाएगा डी। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक चालक के प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है, शीतलन की प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। शीतलन यानी ठंडा किया जा रहा है, टेम्परेचर यदि कम करते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अति चालकता मैंने आपको पढ़ा रखा है, सुपर कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर यदि डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी डाउन होगा, और रेजिस्टेंस डाउन होगा तो करंट क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा, यानी आंसर होगा ए। तो तीसरे का आंसर होगा ए, यानी ए। चौथे सवाल में चलते अपन। देखिए चौथा सवाल है, 2.1 वोल्ट का एक सेल है, यानी ईएमएफ दिया हुआ है 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट का सेल है, यानी कि विद्युत वाहक बल का मान दिया हुआ है 0.2 एम्पियर धारा बह रही है, यानी आई का मान दिया हुआ है कितना, 0.2 एम्पियर। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 10 ओम। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, बताया है मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप R निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर बटे आई। E की वैल्यू कितनी है 2.1 और माइनस आई की वैल्यू है 0.2 इंटू आर, यानी ये 2 हो जाएगा, और बटा में 0.2 आई की वैल्यू, तो ऊपर में 0.1 और नीचे में 0.2, यानी हो जाएगा 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध होगा। देख रहे हैं आप ऑप्शन बी में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 5 में चलते हैं हम लोग। देखिए 5 में 2 ग्राफ दिए हुए हैं आई और वी के बीच में, और ये एक चालक है, ठीक है। चालक कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, टेम्परेचर दोनों के बराबर होंगे, या ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, या ऑपोजिट, ये इस तरह के सवाल हैं।
देखिए हम लोग इस तरह के ग्राफ में सबसे पहले हम लोग ढाल निकाल लेते हैं। इस तरह का सवाल है, देख सकते हैं आप, ये T1 है, ये T2 है, और यहाँ पे I रखा गया, यहाँ पे V रखा गया है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पहले इसका नाम A1 दे देते हैं, इसका 2 दे देते हैं। तो हम 1 का ढाल निकालते हैं ना, ढाल, तो ढाल होता है tan थीटा। 1 निकाल रहे हैं हम लोग, M1 प्रथम ग्राफ की ढाल निकाल रहे हैं, तो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए I अपॉन V। आप जानते हैं V अपॉन I क्या होता है, देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V अपॉन आई आर के बराबर होगा, लेकिन I अपॉन V तो किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा। यानी इसको हम लोग G कह सकते हैं, 1/r को हम लोग, यानी 1 प्रतिरोध को हम लोग चालकत्व कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से M2 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग R1 कर लेते हैं, या G1 हो जाएगा, ये G2। यानी बेसिकली आप देखिए इसकी जो ढाल होती है, IV वक्र की जो ढाल होती है, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को निरूपित करता है, अर्थात चालकत्व को निरूपित करता है। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि किसकी ढाल ज़्यादा है। यहाँ पे फर्स्ट वाले ग्राफ की ढाल ज़्यादा है और सेकेंड वाले ग्राफ की ढाल कम है, यानी M1 की जो ढाल है वो ज़्यादा है, M2 की ढाल कम है। इसका मतलब पहले ग्राफ की जो चालकता है, यानी चालकत्व है, वो ज़्यादा होगा किससे, दूसरे से, क्योंकि M1 G के और G1 के बराबर है। लेकिन G1 और R1 में अपोजिट संबंध है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 का प्रतिरोध जो है वो कम है और 2 का प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है। अब प्रतिरोध कम कब होता है, आप बताइए, प्रतिरोध कम कब होता है। तापमान, यहाँ तापमान दिया हुआ है T1 और T2, तो आपको बताना, आपको ये तो पता चल गया कि इसका प्रतिरोध कम है, क्योंकि इसकी ढाल ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ढाल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसकी ढाल ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम कब होता है, कम टेम्परेचर पर होता है, अधिक टेम्परेचर पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी ये टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा। इससे पता चल गया कि T1 की वैल्यू जो है वो कम है और T2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और ये ऑप्शन किस में है, C में है, इसलिए 5वें का आंसर हो जाएगा C। ये अच्छा सवाल था, ढाल पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए, एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक तांबे के तारों से भेजा जाता है। प्रति किलोमीटर वोल्टेज इतना दे रखा है और हमारा प्रतिरोध इतना दे रखा है, हमसे पावर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया है एनर्जी का फॉर्मूला। देखिए, आपको मैंने पढ़ाया है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा का I² R × T। जब एनर्जी में हम लोग T से भाग देते हैं तो वो बन जाता है क्या, पावर, यानी I² R। ये हो जाएगा किसके, पावर के बराबर। तो पावर बराबर होता है I² × R। ठीक है, अब IR को अपन लिख सकते हैं क्या, V लिख सकते हैं, तो VI हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 I है, I R, तो I × R V हो गया, तो एक I बचा रह गया, तो V। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I को V/R है ना, तो V² / R², R से R कट जाएगा, तो एक फार्मूला ये भी निकल के आता है। तो आपको पता है पावर का एक फार्मूला, ये 3 फार्मूले होते हैं ये पावर के, ये पढ़ाया हुआ है थ्योरी में। ठीक है, तो पावर का फार्मूला होता है V² / R। यहाँ V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8, तो 8 का स्क्वायर बटा में R की वैल्यू कितना है, हाफ, 0.5 यानी हाफ, तो हो जाएगा 64, और ये हाफ यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 128। लेकिन ये तो देखिए 8 वोल्ट जो है वो प्रति किलोमीटर दिया हुआ है, और ये 150 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट है, तो 150 किलोमीटर के लिए इसको हम लोग किससे गुना कर देंगे, 150 से। अब इसको आप गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग, देखिए 12,000 तो ये आ रहा है, और 6,000 और जोड़िए, यानी 19,000 के लगभग आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, 19,200 वोट आएगा। वोट पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। इसको किलो वोट में लिखेंगे तो 19.2, 1000 से डिवाइड किया हमने, किलो वोट, ANS, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, उसके बाद इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, R ओम के 5 प्रतिरोध लिए गए हैं, पहले 3 को समांतर क्रम में और बाद में इनके साथ 2 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कुछ ऐसा है, तो एक R, दूसरा R और तीसरा R। ये R R R, पहले 3 को तो हमने किस में ले लिया, समांतर में, ये खुद कह रहा है, और बाद वाले को श्रेणी में, ऐसा।
आर और हमसे कह रहा है तुल्य प्रतिरोध। इसका पॉइंट का नाम ए और इसका पॉइंट का नाम बी। तो आर ए बी क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक का। देखिए आर क्या हो जाएगा, R/3। मैंने बताया है आपको समांतर क्रम में। और ये आर क्या हो जाएगा, 2R। और ये दोनों का आपस में योग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 6, यानी 7R/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 7R/3 ओम। ठीक है, मैं आंसर चेक करता हूँ इसका। 7 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवहन वेग VD विद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध है। अरे ये तो सिंपल सा सवाल है, आपने पढ़ा है ना, VD क्या होता है, E के समानुपाती होता है। तो सीधा संबंध है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतनी अपवहन वेग इलेक्ट्रॉन उतनी ही हाई स्पीड से चलेंगे। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अपवहन वेग VD और E में क्या संबंध है, तो VD समानुपाती E, ये हो जाएगा। अल्फा दिख रहा है, अल्फा नहीं है, समानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8वें का बी। ठीक, नेक्स्ट जो सवाल है ये कार्बन, हालांकि इस पर्टिकुलर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान बोर्ड में, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है कार्बन कोडिंग वाला, ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये सिलेबस में है। तो ये क्या चीज़ है, देखिए नीला, पीला, लाल और चांदीसा ये दिया हुआ है, अपने 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले अपन चांदीसा पे ध्यान देते हैं। तो चांदीसा का होता है, आपको याद रखिए, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। सिल्वर सेकंड नंबर पे आता है, आपको बताया था 5%, 10%, 20%, यानी सिल्वर के लिए 10% होता है। इन चारों ऑप्शन में सिर्फ बी में 10% सहायता दी हुई है, तो आंसर हो जाएगा बी। 9 का हो जाएगा बी। ठीक है, मैंने इन पे तो ध्यान ही नहीं दिया, नीला, पीला, लाल पे, क्योंकि मुझे पता है चांदीसा लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला सहायता को बताता है। अब चांदीसा का सहायता 10% होता है। देखिए ना, तो इसमें तो सहायता दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया है तो 5% दिया। तो केवल इसी ऑप्शन में चांदीसा के लिए दिया हुआ है सहायता 10%, तो आंसर यही होगा। आप नीला का जानते हैं क्या होता है, चलिए अब मैं इसको बता भी देता हूँ। नीला का होता है 6, पीला का होता है 4 और लाल का होता है 2। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी। ये जो क्वेश्चन है क्या है, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती हैं। देखिए टेम्परेचर के साथ कौन कौन सी राशियां बदलती हैं, टेम्परेचर के बढ़ने घटने से कौन सी राशियां बदलती हैं, देखते हैं। अपवहन वेग, बिल्कुल ये राशि तो बदलती है, क्योंकि VD जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है, अपवहन वेग होता है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी के रूप में कैनेटिक एनर्जी मिलेगी। उससे क्या होगा, गतिशीलता बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी ना, वो ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, उनका विश्रांति काल घट जाएगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तब इस चीज़ को काफ़ी डिस्कस किया गया है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है ना कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, और उससे क्या होगा, उससे अपवहन वेग बढ़ेगा क्योंकि मोबिलिटी बढ़ जाती। तो ये तो आंसर होने से रहा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा कौन सी राशियां नहीं बदलती। तो अपवहन वेग तो बदलता है, प्रतिरोधकता तो बदलेगा ही बदलेगा। मैंने आपको अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था, देखिए लिखा था, पदार्थ जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर और ताप पर। तो ताप के बढ़ने घटने से प्रतिरोधकता तो चेंज होगा ही, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। और प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको पता है R बराबर ρL/A। यदि रो ही चेंज कर रहा है तो R तो चेंज करेगा ही, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, तो आंसर होगा डी। तो 10वें का आंसर होगा डी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बढ़ जाएगी, आप बताइए। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बढ़ेगी, वो हाई स्पीड से चलेंगे, लेकिन उनकी संख्या, नए इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 5 के ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये 10 क्वेश्चंस पर्याप्त है। सभी टॉपिक को कवर किया गया है इन 10 क्वेश्चंस में, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ते हैं लगभग। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। ओके।